वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और हमने एक DT+B TGT सोशल साइंस की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूँगी, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। तो मैंने 3-4 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं पेपर डिस्कस करूँगी जो कि कब कंडक्ट हुआ था, 9 अक्टूबर 2021 का पेपर है। शिफ्ट फर्स्ट है ये और फीमेल का है। तो मैंने शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट थर्ड और 10 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो मैं सीरीज़ वाइज चल रही हूँ, जो लेटेस्ट पेपर हैं उन्हें सबसे पहले करवा, फिर मैं धीरे धीरे मतलब पीछे चल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट था उसे, फिर उसके बाद पहले वाला, इस तरीके से हमारी क्या कर चल रही है, सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपको वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, और प्रॉपर मैंने डेट पार्ट डाल के रखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी वीडियो आपको पहले देखनी है, कौन सी बाद में देखनी है। सारे वीडियोज़ पे मैंने डेट डाल रखा है, और क्या कहते हैं कि पार्ट डाल रखा है कि सबसे पहले कौन सा पार्ट है, फिर उसके बाद कौन सा पार्ट है, ताकि आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज़ जो रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगी ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वर्किंग एंड एक्सप्लॉयटेड पीपल वॉज अडॉप्टेड इन विच ईयर इन रशिया। यानी रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। 1920 में, 1916 में, 1914 या फिर 1918 में। तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी रूस में कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को 1918 में अपनाया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था मनुष्य द्वारा मनुष्य के सभी शोषण को समाप्त करना, समाज के वर्गों में विभाजन को पूर्णतः समाप्त करना, शोषकों के प्रतिरोध को निर्दयता से कुचलना, समाज का एक समाजवादी संगठन स्थापित करना और सभी देशों में समाजवाद की स्थापना करना। इसके माध्यम से भूमि के निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द डैश पैक्ट ऑफ 1932 वॉज अ पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर। तो आपको पता होगा कि 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पैक्ट साइन किया गया था। तो उस पैक्ट से रिलेटेड हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा पैक्ट था, कलकत्ता का था, मद्रास का था, दिल्ली का था या फिर पूना पैक्ट था। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूना पैक्ट था। और आपको पता होना चाहिए दिल्ली पैक्ट 1931 क्या था, क्योंकि वो भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं इस पैक्ट के बारे में। तो 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। यह समझौता पूना स्थित यरवदा सेंट्रल जेल के अंदर 24 सितंबर 1932 को MR जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों के कारण संभव हो सका था। इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया था। इसमें दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 148 तथा केंद्रीय विधानों में कुल सीटों की संख्या में 80% की वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर जो थे वो क्या चाह रहे थे कि जो दलित हैं उनके लिए अलग से मतलब कि राइट्स वगैरह दिया जाए। जैसे आपको पता होगा कि जो मुसलमान लोग थे उन्होंने अपना सारा मतलब कि जो भी राइट्स से रिलेटेड था, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी था, अपना एक अलग इलेक्टोरल ये सारी चीज़ें वो कर ली थी। तो इसी तरह जो मतलब भीमराव अम्बेडकर थे वो भी चाह रहे थे कि दलितों को एक अलग ही अधिकार मिले। तो महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट में थे। तो बहुत ही प्रयासों के बाद ये पैक्ट क्या हुआ था, साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज जर्मन स्टेट टुक अ मेजर स्टेप टुवर्ड एन एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग व्हेन दे फॉर्म द जोवरेन अ डैश इन 1934। यानी जर्मन राज्यों में वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया जब उन्होंने 1834 में जॉलवेराइन डैश का गठन किया था। तो जॉलवेराइन क्या था, ट्रेड यूनियन था यानी व्यापार संघ, कस्टम्स यूनियन यानी सीमा शुल्क संघ, मर्चेंट्स यूनियन यानी व्यापारी संघ, मेडिकल यूनियन यानी चिकित्सक संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मन राज्य में वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया जब उन्होंने 1834 में जॉलवेराइन सीमा शुल्क संघ का गठन किया। इसका गठन प्रशा की पहल पर किया गया था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। इस संघ में शुल्क अवरोधों को समाप्त करते हुए मुद्राओं की संख्या 2 कर दी
जो उससे पूर्व 30 से अधिक थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन है? फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा था कि जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट सोवियत इन रशिया कम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच, यानी रूस में प्रथम सोवियत किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? 1905, 1909, 1913 या फिर 1917? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1917। तो देखते हैं, रूस में ड्यूमा को भंग करने के लिए मजदूर और सिपाही 1917 से लगातार विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी 1917 को मजदूरों ने फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया। 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। यद्यपि प्रदर्शनकारियों ने रोटी, वेतन, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने लगे और 27 फरवरी 1917 की शाम को मजदूर तथा सिपाहियों ने मिलकर रूस में प्रथम सोवियत यानी स्थानीय स्वशासनीय संगठन या परिषद का क्या किया था? गठन किया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द 1905 revolution was also as डैश फॉर द 1917 revolution, यानी 1905 की जो क्रांति थी को 1917 की क्रांति के लिए डैश के रूप में जाना जाता था। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट प्रोटोटाइप यानी प्रथम प्रोटोटाइप, दूसरा सेमीफाइनल, ड्रेस रिहर्सल यानी पूर्वाभ्यास या फिर फर्टाइल ग्राउंड यानी कि उपजाऊ मृदा या फिर मैदान। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दिसंबर 1905 को रूस में प्रथम क्रांति हुई थी, जिसमें 1917 में प्रारंभ होने वाली क्रांति की भूमिका तैयार किया था, जिसके अधीन राजशाही शासन समाप्त हो गया और जार निकोलस को मार दिया गया। लेकिन 1905 की क्रांति को द ग्रेट ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आगे वे कहते हैं कि इसके बिना 1917 की क्रांति संभव नहीं थी। तो एक तरीके से बेस था, इसलिए 1905 को क्रांति को ड्रेस रिहर्सल या फिर पूर्वाभास के रूप से भी जाना जाता है। जैसे आपको पता होगा, जो हमारा 1947 में हमें फ्रीडम मिली या फिर इंडिपेंडेंस मिली, उसकी नींव हम कई बार जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था उसे भी बोल देते हैं। तो हर एक क्रांति जो सक्सेस होती है तो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी क्रांतियाँ होती हैं जो इसके लिए क्या करते हैं? एक बेस प्रिपेयर करती हैं। तो आपने बहुत सारे रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा ही होगा, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, उसमें भी आप देखेंगे कि 1789 से धीरे धीरे कुछ ना कुछ बेस प्रिपेयर हो रहा था रिवोल्यूशन का। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रसिफिकेशन? तो कौन सा कथन रूसिफिकेशन को सबसे अच्छे से विभाजित या फिर वर्णन करता है या फिर एक्सप्लेन करता है? फर्स्ट क्या है? एलिमिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड पीसेस ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ द अदर कंट्रीज, यानी अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य और संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन। नेक्स्ट है इनक्रोचमेंट ऑफ देयर नेबरिंग कंट्रीज, यानी अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करना। नीदर वन नीदर टू, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस में विभिन्न जातियों, धर्मों तथा भाषाओं के लोग निवास करते थे। जार अलेक्जेंडर तृतीय के समय रूसीकरण की जो नीति अपनाई गई थी, इसके अनुसार रूसीवादियों के लिए ही अल्पसंख्यकों के विरुद्ध इस नीति को कठोरता से अपनाया गया था। अल्पसंख्यकों की भाषाओं पर रोक लगा दिया गया। जॉर्जिया, पोलैंड तथा बाल्टिक क्षेत्र में सन 1905 में भीषण विद्रोह हुए, जिसे जार निकोलस द्वितीय ने निर्मतापूर्वक दबा दिया। इस प्रकार कथन पहला और दोनों क्या है? गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? अ रिवोल्यूशन बाइकॉटिंग द साइमन कमीशन वॉज पास्ड द 1927 डैश कांग्रेस सेशन, यानी कि 1927 के डैश कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1927 में आपसे पूछ रहा है कहाँ पे सेशन हुआ था कांग्रेस का? तो कानपुर में, लाहौर में हुआ था, या फिर लखनऊ में हुआ था, या फिर मद्रास में हुआ था। तो अगर हम राइट आंसर देखें तो 1927 का, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी, यानी 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था। और इसमें ही क्या किया गया था, जो साइमन कमीशन है उसको बाइकआउट किया गया था। और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। साइमन आयोग के विरोध में कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा आदि स्थानों पर लोगों ने क्या किया, काले झंडे दिखाए थे। और जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत और लाला लाजपत राय आदि नेताओं ने क्या किया था, लाठीचार्ज, आदि नेताओं पर क्या कर दिया गया था, लाठीचार्ज कर दिया गया था। और लाठीचार्ज की वजह से ही बाद में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का कारण क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज द कम्युनल अवार्ड इन 1932, यानी 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था। जॉन साइमन ने, मुनरो विल्सन ने, रामसे मैकडॉनल्ड्स ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी फूट डालो और राज करो। ये क्या थी, ब्रिटिशर्स का उद्देश्य था इंडिया पे राज करने के लिए, या फिर जो अलग भी वो उनका होता था डिवाइड एंड रूल को क्या करते थे, प्रेफर करते थे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडॉनल्ड्स थे, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा था। इसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता था। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं एक बार। तो पहला क्या है, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दुगनी कर दी गई थी। और अल्पसंख्यक तथा विशेष हितों वाले संप्रदायों की संख्या बढ़ा दी गई थी, जैसे मुसलमान, सिख, दलित, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, यानी जो भी होता था ये चाहते थे किसी तरह इंडियंस जो हैं वो इकट्ठे ना हो जाएं, क्योंकि 1850 वाला रिवॉल्ट जो है वो दोबारा से हो सकता है। तो इसलिए क्या करते थे कि इंडियंस को क्या करो, डिवाइड कर दो ताकि ये लोग इकट्ठे ना हुए। अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर प्रथम बार उन्हें निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए थे। सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस समझौते में सांप्रदायिक पुरस्कार के उद्देश्यों को निष्फल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड एंटी रॉलेट सत्याग्रह बिगिन अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप, यानी जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। तो 1921, 1920, 1919 या फिर 1918। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट सत्याग्रह जो था वो कब आया था। अगर आपको इसका डेट पता है तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इसके विरोध में कब क्या कहते हैं आंदोलन हुए थे। तो देखते हैं, गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम यानी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रारंभ किया गया। रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया था। तो आप इनके लीडर का भी नाम याद रख लें, क्योंकि कई बार लीडर का नाम भी पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि कौन से साइमन, मतलब 4 साइमन आपको दिए थे, तो सर साइमन जो कमीशन था वो किसकी लीडरशिप में आया था। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किया गया और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। महात्मा गांधी ने इस अन्याय के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह प्रारंभ किया। भारत में कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, तो कहीं दुकानें तथा स्कूल भी बंद रहे। समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की भी घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहे हैं, द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप, यानी चंपारण सत्याग्रह कौन सी फसल की खेती से संबंधित था, इंडिगो से या फिर कॉटन से, मैजे या फिर राइस। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसे ऑलमोस्ट सब नहीं सुना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। ये नील की खेती से संबंधित था। इसके अंतर्गत किसानों को अपने ज़मीन पर 3/20वें भाग पर क्या करनी थी, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसे 3 कटिया पद्धति भी कहते हैं। और 19वीं सदी में रासायनिक रंगों ने नील की खेती को बर्बाद कर दिया था। यूरोपीय मालिकों ने किसानों को अपने बंधन से मुक्त करने के बदले में लगान व अन्य गैरकानूनी टैक्स मनाने ढंग से लगाकर वसूलने लगे। तो 1908 में विद्रोह होना प्रारंभ
हो गया था। और 1917 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ गाँवों का दौरा किया। बाद में सरकार द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा बगान मालिक अवैध वसूली का 35% वापस करने के लिए राजी भी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन वाज द झांसी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। तो मैंने आपको एक क्या कहते हैं पेपर में सीरीज़ वाइज बताया था कि सबसे पहले कौन सा क्या कहते हैं कि स्टेट को कैप्चर किया या फिर एनेक्स किया गया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हो तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर देंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि PYQ करो, PYQ के साथ जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे देखो। और क्योंकि आप देखेंगे जो भी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर मैं करा रही हूँ पहले वाले से रिलेटेड या तो वही क्वेश्चन मिल जा रहे हैं या फिर जो उनके एक्सप्लेनेशन में कराया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखते हैं 1851 में, 53 में, 52 में या फिर 54 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति या फिर हड़प नीति के लिए यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तहत देसी राज्यों या फिर रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके द्वारा विलय किए गए राज्य सबसे पहला क्या था, सतारा, जिसे 1848 में मिला गया था। फिर जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856। और आपको पता होगा कि अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत क्या किया गया था, मिलाया गया था, ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विच फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट जैक नेकर्स कैलकुलेशन ऑफ रॉयल फाइनेंस वर फार फेस्ट। यानी फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने प्रदर्शित किया कि जैक नेकर की शाही वित्त की गणना अतिशयोक्तिपूर्ण थी। तो किसने किया था ये, चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कैनोन ने, और चार्ल्स ब्रेनी ने, एनी टुरगोट ने, या फिर चेविलियर लैन या फिर सेवेलियर लेमार्क ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पहला वाला। तो फ्रांस के वित्त मंत्री चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कॉलोन ने जैक नेकर द्वारा संकलित शाही वित्त की गणना को अतिशयोक्तिपूर्ण कहा था। लुई 16 यानी 16वें ने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए टुर्गो, नेकर तथा कॉलोन को क्रमशः वित्त मंत्री बनाया था। तो आपसे सीरीज भी पूछ लेता तो आप सीरीज भी याद रख लेंगे। सबसे पहले टुर्गो बने, फिर नेकर, फिर कॉलोन क्या बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। नेकर एक बैंकर परिवार से संबंधित था, इसलिए वह आर्थिक मामलों में दक्ष था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने कुलीनों पर टैक्स लगाने तथा राज्य के व्यय को कम करने पर जोर दिया। इसके कारण उसका विरोध होने लगा और राजा लुई 16 ने अपनी रानी मैरी एंटोनेट के कहने पर नेकर को पद से हटा दिया था। अपने पद से त्यागपत्र देने से पूर्व उसने एक शाही आर्थिक विवरण तैयार किया था। इसे छपवाकर जनता के बीच भी बांटा गया। इस रिपोर्ट में कई तथ्यों को गलत ढंग से लिखा गया था। यही वजह था कि कॉलोन नेकर ने शाही रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, when did the third state overwhelmingly approve a motion that declared them as national assembly by CS। यानी तीसरे स्टेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसमें CS द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल यानी नेशनल असेंबली की घोषणा की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको ऑब्वियसली मतलब कि अच्छे से देख लीजिए। क्या है, 20 जून 1788, 17 जून 1789, 19 जून 1789 या फिर 18 जून 1989। तो मैं आपको एक प्रॉपर डेट से बता देती हूँ। तो सबसे पहले 5 मई 1789 को वर्साई के राजमहल सम्राट लुई 16वें ने स्टेट जनरल की बैठक को बुलाया था। कब बुलाया था, 5 मई को। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 1200 थी, जिसमें से 600 से अधिक तीसरे स्टेट के सदस्य थे और 300 पादरी थे। 200 से अधिक साधारण पादरी वर्ग के प्रतिनिधित्व तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व के साथ थे। ठीक है, यही कारण है 17 जून 1789 को तीसरे स्टेट ने पूर्ण बहुमत से एक ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जिसमें उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। अर्थात उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें उन्हें CS पादरी एवं संवैधानिक सिद्धांतकार द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल नेशनल असेंबली घोषित किया। अतः राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली को फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं,
विच अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन का सबसे पहला चरण क्या है? तो कॉन्वोकिंग स्टेट जनरल, यानी स्टेट जनरल की मीटिंग या फिर उसकी सभा को बुलाना। नेक्स्ट है स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल, यानी जो बास्टिल का जो आपको पता है किला था उसको क्या कर दिया था, गिरा दिया गया था। और एक्सपेंशन ऑफ लुइस 16 यानी लुइस 16 का उद्गमन। दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, ओनली तीसरा या फिर पहला और दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और दूसरा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले सन 1774 में बोर्बो राजवंश के लुई 16 फ्रांस का क्या हुआ, सम्राट बनता है। इसी कारण 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्रांति की शुरुआत का प्रारंभिक चरण मैंने आपको बताया 5 मई को जो जनरल स्टेट की मीटिंग को बुलाया गया था, जिसमें क्या करे थे, ये टैक्स को इंक्रीज करने वाले थे। और सारे टैक्स किसके ऊपर इम्पोज किए जाते थे? जो थर्ड स्टेट के जनरल पीपल थे। प्रस्ताव को अनुमोदित करके स्टेट जनरल की बैठक से प्रारंभ होती है। इसमें तीसरे स्टेट यानी जो जनसाधारण वर्ग था उसका प्रतिनिधित्व अधिक था। और स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, और किंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधित्व चाहते थे कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, अतः तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व विरोध जताते हुए बाहर चले गए और 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और स्वयं को उन्होंने क्या कर दिया था, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। तो एक डेट यहाँ पे आपको मिल गई। और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बनेगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और 14 जुलाई 1789 को बास्टील के किले पर भीड़ ने कब्जा कर लिया और कैदियों को छुड़वा दिया। इस प्रकार क्या होता है, फ्रांस की क्रांति का प्रारंभिक चरण शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ईयर व्लादिमीर इवानोविच वोरोनको लेनिन वॉज कन्वर्टेड टू मार्क्सिज्म, यानी किस वर्ष व्लादिमीर इवानोविच वोरोनकोव लेनिन यानी व्लादिमीर लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए थे? 1888, 1887, 1889 या फिर 1886? देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 1889 में व्लादिमीर लेनिन ने खुद को मार्क्सवादी घोषित कर दिया गया था। लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। अक्टूबर 1917 में लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने सरकार संभाली। इसी अधिग्रहण को अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति भी जाना जाता है। लेनिन ने रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य की क्या की थी, स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन डैश एंड वॉज डायरेक्टेड ओनली अगेंस्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था कौन से ईयर में पास किया गया था? और इसमें क्या था, इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित काम किया गया था। तो कब पास किया गया था? 1902 में, 1894 में, 1885 में या फिर 1878 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1878, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा समाचार अधिनियम 1878 में वॉयसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध में निर्देशित किया गया था। ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों एवं अकाल के कारण लाखों भारतीय मारे गए थे और इससे भी अधिक लोगों बेघर हो गए थे। भारतीय नेताओं ने समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश की जनता को ब्रिटिश सरकार की करतूतों को दिखाया और लोगों ने राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इसमें ब्रिटिश नीतियों की जमकर आलोचना की गई। इसी वजह से 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत सोम प्रकाश और भारत मिहिर, सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध में मामले दर्ज किए गए थे। केवल ब्रिटिश समर्थक पायनियर ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्या कह रहा है, हु वॉज द वाइफ ऑफ किंग लुइस 16? तो आई होप ये वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है हमारा। मैरी प्रेस्कॉट, मैरी एंटोइनेट, मैरिया थेरेसा या फिर मैरी ऑफ स्कॉट? तो आप सबको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या था, मैरी एंटोइनेट, जो कि क्या है, उनकी वाइफ थी, जो कि कहाँ से थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द क्रॉन्ड एज द किंग ऑफ अवध बाय द रेबल्स ऑफ 1857? यानी 1857 के विद्रोह द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया था?
बिरजिस कादर को, शाह आलम को, वाजिद अली शाह को या फिर बहादुर शाह को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिरदिस कादर को, यानी बिरदिस कादर को क्या किया गया था, ताज पहनाया गया था। तो 1857 के विद्रोह में आग मेरठ से निकलकर दिल्ली, अवध प्रांत, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार आदि स्थानों तक पहुंच गई थी। अवध प्रांत में विद्रोहियों ने अवध के राजा के रूप में बिरजिस कद्र बेगम हजरत महल का अल्पवयस्क पुत्र को ताज पहनाया था। इस विद्रोह में किसान, जमींदार तथा सैनिकों ने नवाब का साथ दिया और विद्रोहियों ने अवध में स्थित रेजिडेंसी में आग लगा दी, जिससे हेनरी लॉरेंस की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और अवध प्रांत में विद्रोह का दमन सर कॉलिन कैंपवेल ने किया था। तो अगर आप 1857 का रिवॉल्ट पढ़ रहे हैं तो आप ये भी देखेंगे कि कौन से लीडर थे और उसके बाद किसने जो रिवॉल्ट था, मतलब कौन से ब्रिटिशर ने इनको सरपास किया था। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। तो इन डैश द फ्रेंच किंग एग्री टू डबल द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट बट डिक्लाइन टू गिव ऑल मेंबर्स एन इंडिविजुअल वोट, यानी डैश में फ्रांसीसी राजा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व की संख्या को दोगुना करने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया था। अप्रैल 1788 में, मार्च 1789 में, फ्रांस जुलाई 1788 में या फिर दिसंबर 1788 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दिसंबर 1878 में स्टेट जनरल का चुनाव हुआ था। स्टेट जनरल में सामंत यानी प्रथम स्टेट, पादरी यानी द्वितीय स्टेट और जनसंधारण यानी तीसरा स्टेट सम्मिलित थे। इस चुनाव में राजा ने तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या को दोगुनी कर दी, किंतु सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से मना कर दिया, क्योंकि स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी 3 वोट दे सकते थे। एक क्लर्जी वर्ग देगा, एक जो आपका नोबल्स होते थे वो, और एक वोट किसके पास था, जो थर्ड स्टेट वाले थे। तो तृतीय स्टेट द्वारा सभी सदस्यों के लिए एक मत देने के अधिकार की मांग को एक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत को रूसो ने अपने ग्रंथ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। तो रूसो की जो किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये किसने लिखा है, या फिर ये पूछ लेता है कि इस किताब को किसने लिखा है, या फिर रूसो ने इनमें से कौन सी बुक को लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिटन बाय रूसो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया, यानी जो सेकेंड 5-year प्लान था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और वो भी कथन हमसे पूछा है, सही नहीं है। तो इट बिगेन इन 1963, यानी ये 1963 में शुरू हुआ था। इट फोकस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मेन फोकस किस पे था, औद्योगिकरण पर था। इट वाज डेवलप्ड बाय पीसी महल नोबिस, तो पीसी महल नोबिस के द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेकेंड और थर्ड, ओनली सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, या फिर ओनली सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक थी। यह योजना पीसी महल नोबिस मॉडल पर आधारित था और इस योजना का मुख्य लक्ष्य औद्योगिकरण के विकास पर केंद्रित था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थापित किए गए। इस दौरान घरेलू औद्योगिक उत्पाद के निर्माण को बढ़ावा दिया गया, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार में। इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5% थी, जबकि 4.1% की ही अचीवमेंट हुई थी। तो आज के 20 क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस क्या करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ।